प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी जरनाब बहन ने हमें बहावलपुर से भेजी है। तो आइए ये कहानी उन्हीं की जबानी सुनते हैं। ये तकरीबन आज से कोई 20 बरस पहले की बात होगी कि हमारे गांव में हर साल मेला सजाया जाता था। लेकिन गांव में होने वाले एक नाखुशगवार वाकये की वजह से गांव के चौधरी ने मेला लगाने पर पाबंदी लगा दी थी और तकरीबन पिछले 5 साल से अब तक गांव में कोई भी मेला न लगाया गया था। ये सुबह का वक्त था जब मेरा छोटा भाई हुसैन खुशी से नाचता हुआ घर के आंगन में दाखिल हुआ। आपी आपी, तुम्हें पता है कि गांव में ढोल बज रहे हैं, हर तरफ खुशी का समा है, गांव में फिर से मेला लगेगा। आहा, अरे भाई मजा आ गया। वो खुशी से फूला ना समा रहा था और मैं भी मुस्कुराते हुए अपने भाई की खुशी में खुश हो रही थी। लेकिन मैं इस बात पर भी हैरान थी कि आखिर गांव के चौधरी ने मेला लगाने की इजाजत कैसे दे दी थी, क्योंकि आज से 5 साल कबल इस मेले में एक लड़की की जान चली गई थी जो हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। उसकी मौत ने पूरे गांव में एक शोक का समा पैदा कर दिया था। वो लम्हा मेरी जिंदगी में इंतहाई तकलीफ दे था जब मैंने अपनी सबसे प्यारी दोस्त को मुर्दा हालत में पाया। कहते हैं कि उसको मारने वाला शख्स उसका अपना ही मंगेतर था जो उससे बहुत मोहब्बत किया करता था। न जाने क्यों उसने अपनी मोहब्बत नाजली को अपने हाथों से ही मार डाला था। खैर, इस जुर्म की पादाश में उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। इस वाकये ने गांव वालों के जहन पर वो असर छोड़ा था कि आज 5 साल गुजर जाने के बाद भी वो डरे और सहमे हुए से रहते थे। मैं भी इसी कश्मकश में थी कि अचानक मेरे कानों में भी ढोल की आवाज आने लगी। मेरा छोटा भाई हुसैन बिल्कुल सच कह रहा था। मैंने जैसे ही अपने घर के दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो मुझे दूर से ही ढोल वाला नजर आया। मैंने आज बरसों बाद गांव वालों के चेहरे पर खुशी के आसार देखे थे और पूरे गांव में जैसे जश्न का समा बन गया था। मैं काफी देर तक अपने घर के दरवाजे में खड़ी हुई वो मंजर देखती रही। फिर अचानक ही मेरे कानों में अम्मा की आवाज पड़ी। अरे वो कलमोही, कहाँ रह गई है? जरा इधर आ, देख तो सही, तूने सारी रोटियां जला दी। अम्मा की ये आवाज सुनकर मैं पिछले कदमों दौड़ती हुई घर के आंगन में आई। अम्मा घर के आंगन में खड़ी हुई हाथ में रोटियों की छाबी लिए मेरी जानिब गुस्से से देख रही थी। लेकिन मैंने उनके गुस्से की परवाह किए बगैर अपनी दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। अरे अम्मा, आज तो कम से कम गुस्सा छोड़ दो। देखो ना, गांव में फिर से मेला लग रहा है और तुम हो कि तुम्हें गुस्से से ही फुर्सत नहीं। इससे पहले कि अम्मा मुझे कुछ कहती, मेरी हमसाई नाजिया, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास ही रहती थी, दीवार के ऊपर से सर निकाले मेरी और अम्मा की बातें सुन रही थी। अम्मा को गुस्से में देखकर वो भी मेरे साथ हो गई। अरे खाला, जरनाब बिल्कुल ठीक तो कह रही है, आज काफी अरसे बाद मेला लगने जा रहा है। आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए। मैं भी जरूर मेले में जाऊंगी और वैसे भी हम दोनों सहेलियां अपने अपने घरों का काम करके थक जाती हैं। वैसे भी अब काफी वक्त हो गया है। अब आप ऐसा करें कि जरनाब को और मुझे छुट्टी दे ताकि हम जाकर कुएं से पानी भी भर लाएं और मेले की तैयारियां भी देख लें। नाजिया ने हुज्जत तमाम करते हुए कहा और दीवार से नीचे उतर गई। थोड़ी ही देर बाद मैं और नाजिया खेतों के साथ बनी हुई पगडंडी पर चलते जा रहे थे। आज हम दोनों ही बहुत खुश थी। आज मौसम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पगडंडियों के किनारे लगे हुए दरख्त लहराते हुए बहुत ही हसीन लग रहे थे। नाजिया ने एक लंबी सांस ली और मेरी जानिब देखते हुए कहा, जरनाब, अगर नाजली भी हमारे साथ होती तो आज हम लोग कितना खुश होते। तुम्हें याद है वो दिन जब हम बचपन में तीनों एक साथ खेला करते थे और मेले से अपनी अपनी पसंद की गुड़ियां और चीजें खरीदा करते थे। नाजिया की ये बात सुनकर अब मुझे भी हमारी दोस्त की याद आने लगी थी। खैर, लेकिन भला हम क्या कर सकते थे, शायद उस बेचारी के नसीब में ही ऐसा लिखा था। मैं और नाजिया बातें करते करते जल्द ही कुएं के करीब पहुंच गए। हम दोनों ही थक चुके थे, लिहाजा हमने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। हमने अपने सरों पर रखे हुए मटके उतारे और साथ वाले दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गए। अचानक ही मेरे कानों में किसी के बोलने की आवाज आई। शायद कोई 2 लोग थे जो छुपकर बातें कर रहे थे। ये आवाज पास वाले दरख्तों के झुंड से आ रही थी। मैं और नाजिया अपनी जगह से उठे और उन आवाजों की तरफ चल दिए। दरख्तों के झुंड के पास पहुंचते ही हमने उन आवाजों को सुनना शुरू कर दिया। अगले ही लम्हे मेरे जहन को
हैरत का एक झटका सा लगा, क्योंकि ये आवाज चौधरी करामुल्ला की थी, जो कि जागीरदार का सबसे बड़ा बेटा था। वो एक बहुत ही घटिया और बुरी आदत का इंसान था, जो हर लड़की को बुरी नजर से देखा करता था। जबकि उसका नौकर मुलाजिम हुसैन उनका खानदानी नौकर था। वो उनके साथ ही उनके घर में रहा करता था और हर अच्छे बुरे काम में उनकी मावनत किया करता था। अरे यार मुलाजिम, लगता है मेरे बड़े भाई वजाहत और बड़े चौधरी साहब ने गांव वालों को आज फिर से मेला लगाने की इजाजत दे दी है। तुझे याद है पिछली बार हम कैसे बाल बाल बचे थे? अगर गांव वालों को उस वाकये की जरा सी भी भिनक पड़ जाती तो मैं आज जिंदा ना होता। मैंने नाजली और आमिर के साथ जो किया, अगर ये बात बड़े चौधरी साहब को पता चल जाती तो वो मुझे जिंदा ही दरगोर कर देते। याद है तुझे, मैंने आमिर पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे उम्र कैद करा दी थी। लेकिन यार मुझे एक बात खटकती रहती है, वो नाजली। इतना कहकर इकरामुल्लाह थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर कोई परेशानी जन्म ले रही हो। तुझे याद है ना, वो नाजली ने मरते मरते मुझे क्या कहा था? कभी कभी तो मुझे उस वाकये से बहुत डर लगता है। मुझे आज भी उसके अल्फाज याद हैं, चौधरी तू चाहे जितना जुल्म कर ले, लेकिन याद रखना, जब भी गांव में मेला सजेगा मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगी। मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से इस बात को भूल पाया हूं, लेकिन ये देख, आज फिर से गांव में मेला लग रहा है। अगर वो वापस आ गई तो हो सकता है मुझे मार डाले, बल्कि सिर्फ मुझे ही नहीं, वो हम दोनों को मार डालेगी। इतना कहकर चौधरी इकराम कुछ परेशान हो गया। इतना कहकर चौधरी इकराम फिर से खामोश हो गया। चौधरी को खामोश होता देखकर मुलाजिम हुसैन ने एक कहकहा लगाया, अरे नहीं बड़े साहब, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, वो मर चुकी है। अब आप इस बात पर यकीन कर लें, भला कोई मुर्दा भी वापिस आ सकता है, और अब तो उसे मरे हुए भी 5 साल हो गए हैं, उसकी हड्डियां भी मट्टी खा गई होगी, और आप हैं कि इधर उसकी परेशानी में पूरी बोतल ही गटक गए हैं। बस इतना कहकर मुलाजिम हुसैन और चौधरी इकराम वहीं खेतों में ही बेसुध होकर सो गए। शायद कसरत शराब नोशी की वजह से वो अपने होश में ना रहे थे, लेकिन उनकी की गई तमाम बातें मैंने और नाजिया ने सुन ली थी। अब हमें हमारी दोस्त के असली कातिल का पता चल गया था कि उसे किसने मारा है। बेचारा आमिर तो बिल्कुल ही बेकसूर था, लेकिन चौधरियों की मिली भगत से पूरे गांव वालों ने उसे गुनाहगार समझा और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। बल्कि इसके बरक्स चौधरी साहब और उसका बड़ा बेटा वजाहत बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें अपने सपूत के इस किरदार का कोई इल्म न था। खैर, ये राज जान लेने के बाद हम दोनों ही सहेलियां डरी और सहमी हुई तेजी से अपने घर की जानेब बढ़ने लगी। मेरे देर से घर आने पर अम्मा तो जैसे मेरे लिए पहले से ही तैयार थीं। आते ही उन्होंने मुझ पर सवालों की बौछार कर दी। इतनी देर क्यों लगाई और कहाँ रह गई थी तुम? कितनी बार कहा है तुम्हें कि जवान लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती और ना ही देर तक घूमती हैं। तुझे पता है ना कि नाजली का क्या हाल हुआ था, लेकिन फिर भी तू बाज नहीं आती। इधर तेरी माँ घर में अकेली बैठी है और तू कभी बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ है तो कभी कुएं पर पानी भरने चली जाती है। अम्मा तो जैसे आज गुस्से से लाल हो रही थी। अरे मेरी प्यारी अम्मा, कुएं से पानी लाना भी तो एक काम है ना। अगर मैं पानी ना लाऊं तो हम सब लोग प्यासे मर जाएंगे। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगी और अम्मा भी हंस दी। शाम का खाना खाने के बाद हम तमाम घर वाले सोने के लिए लेट गए, लेकिन नींद जैसे मेरी आंखों से बहुत दूर थी। मैं आसमान पर चांद को देखने लगी, जो सितारों की झुरमुट में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चांद सितारों की एक दूसरे के साथ मोहब्बत देखकर मुझे नाजली और आमिर की मोहब्बत याद आ गई। गांव के कमीने चौधरी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था और उसका सारा इल्जाम बेचारे आमिर पर डाल दिया था। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि अम्मा को सारी बात बता दूं कि नाजली को किसने मारा है, लेकिन भला हम लोग चौधरियों का मुकाबला कैसे कर सकते थे, इसलिए मैं खामोश रही। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हम तीनों सहेलियां मेला देखने गई थी। काश कि उस रात हम नाजली को रोक देती और वो आमिर से मिलने न जाती, लेकिन नाजली ने भी हमें इस बारे में कुछ न बताया था कि वो कहाँ जा रही है। उसने तो हमसे बस इतना कहा था कि वो अपनी नानी अम्मा को दवा देना भूल गई है, लिहाजा वो उनको दवाई देकर वापस मेले में आ जाएगी। लेकिन तकरीबन 2 घंटे के बाद पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि नाजली को आमिर ने मार डाला
और उसकी इज्जत को पामाल करने की कोशिश की है। हालांकि आमिर और नाजली की मोहब्बत को पूरा गांव जानता था। वो दोनों एक दूसरे से पाकीज़ा मोहब्बत करते थे और बहुत जल्द उनकी शादी भी होने वाली थी। भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था कि आमिर ने नाजली को मार डाला हो या उसकी इज्जत को पामाल करने की कोशिश की हो? ये एक सवालिया निशान था जो गांव के हर शख्स के माथे पर था। खैर, जब तमाम गांव वाले चौधरी इकराम के डेरे पर इकट्ठे हुए तो वहां पर नाजली मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी और आमिर बिल्कुल बेसुध हुआ उसके करीब बैठा हुआ था। वो बहुत ही सदमे में लग रहा था, लेकिन अपनी जबान से कुछ बोल ना पा रहा था। चौधरी इकराम और उसके नौकर ने यह बताया कि आमिर ने नाजली की इज्जत लूटने की कोशिश की और नाजली ने खुदकुशी कर ली। गांव वाले और बड़े चौधरी ने मिलकर आमिर को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि नाजली और आमिर के घर वाले धाड़े मार मार कर रो रहे थे। उनको चौधरी की बात पर जरा सा भी यकीन न था। किसी में भी इतनी जुर्रत न थी कि चौधरियों का मुकाबला कर सके। वक्त गुजरता गया और आखिरकार इस वाकये को आज 5 बरस बीत चुके थे। गांव में आज फिर से जश्न का समा था और हर तरफ मेला लगा हुआ था। मैं और मेरी दोस्त नाजिया दोनों ही तैयार होकर मेले में पहुंच चुकी थी, लेकिन हमारा दिल न लग रहा था। हमें बार बार नाजली की याद आ रही थी और जी चाह रहा था कि मेला छोड़कर चली जाए। मगर दूसरी तरफ इकरामुल्लाह डर के मारे अपनी हवेली में दुबका बैठा था। उसे नाजली की वो धमकी अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। वो अपने कमरे में बैठा हुआ शराब के बड़े बड़े गिलास पिए जा रहा था। अचानक ही उसके कमरे में नाजली की आवाज गूंज उठी, इकरामुल्लाह, तू आज मेले में नहीं गया? तू यहाँ बैठा है और बाहर गांव में तेरी अयाशी का सामान लगा हुआ है। जा और जाकर कोई लड़की उठा ले। जैसे ही ये आवाज इकरामुल्लाह के कानों में पड़ी तो वो दहल गया। कौन है? उसके मुंह से डरी डरी आवाज निकली और वो फटी फटी आंखों से पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां तो कोई मौजूद ना था। अगले ही लम्हे फिर नाजली की आवाज से वो कमरा गूंज उठा। लगता है चौधरी इकराम मेरी आवाज को भूल चुका है। याद कर वो दिन मैं कैसे चिल्लाई थी और तुमसे अपनी जान और इज्जत की भीख मांगी थी, लेकिन फिर भी तूने मुझ पर कोई तरस न किया। उस रात भी तू ठीक इसी तरह नशे में था और मुझे भी अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी जान देना ज्यादा मुनासिब समझा। मुझे मारकर भी तुझे चैन न मिला और तूने मेरे मंगेतर पर झूठा इल्जाम लगा दिया और उसे उम्र कैद करा दिया। आज वो जेल में पागल हो गया है और तू यहाँ फिर से मेला सजाए बैठा है। लेकिन इतना याद रख, तुझे आज तेरे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। नाजली की ये आवाज सुनते ही इकरामुल्लाह तो जैसे दहल गया था। तुम मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठा और दरवाजे की जानिब भागने लगा। भागो इकरामुल्लाह भागो। कहां तक भागोगे? कमरे में फिर से नाजली की आवाज गूंजी, लेकिन चौधरी इकराम नंगे पैर बाहर की तरफ भाग रहा था। आज वो मेले पर जाने वाले उसी रास्ते पर भाग रहा था जहां नाजली अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रही थी, क्योंकि मरने से पहले नाजली ने इकरामुल्लाह को कह दिया था कि जब भी मेला लगेगा तो वो अपना बदला लेने जरूर आएगी, और आज उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। वो उसे गांव वालों के सामने लाना चाहती थी ताकि वो खुद अपनी सच्चाई सब लोगों को बता सके। मेले में जब लोगों ने इकरामुल्लाह को अपनी तरफ इतनी बुरी हालत में भागता हुआ देखा तो वो सब परेशान हो गए। जागीरदार साहब और वजाहत हुसैन भी वहां पहले से ही मौजूद थे। इकरामुल्लाह अपने बाप को देखते ही फौरन उससे लिपट गया। अब्बा जी, मुझे उससे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगी। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था और डर के मारे अपने बाप से लिपटा हुआ था। कौन मार डालेगी? चौधरी ने हैरत भरे लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा। वो नाजली का नाम सुनते ही जैसे तमाम गांव वालों के कान खड़े हो गए थे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? वो तो आज से 5 साल पहले ही मर चुकी थी, भला मरे हुए भी कभी वापस आए हैं? चौधरी ने हैरत भरे लहजे में अपने बेटे इकराम की जानिब देखते हुए कहा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नाजली की रूह सबके सामने हाजिर हो गई। उसे देखते ही कई गांव वाले वहीं बेहोश हो गए और कई तो डर के मारे वहां से भाग गए। किसी को भी अपनी नजरों पर यकीन न आ रहा था। नाजली की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और उसने फौरन ही अपना हाथ बढ़ाकर मुलाजिम हुसैन की गर्दन से पकड़ लिया। बता इनको हकीकत,
تو نے اور تیرے چودھری نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ نازلی نے ملازم حسین کو اتنی زور سے پکڑا ہوا تھا کہ اس کی زبان اور آنکھیں دونوں ہی باہر آنے کو تیار تھی۔ جی 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 چودھری صاحب، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ چھوٹے صاحب اور میں نے مل کر نازلی کو مارا تھا اور اس کا سارا الزام عامر پر لگا دیا تھا۔ اس رات چودھری صاحب نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی اور اپنے ہوش میں نہ تھے، اور ویسے بھی نازلی انہیں بہت پسند تھی۔ وہ کسی بھی حال میں اسے پانا چاہتے تھے، لیکن عامر کے ساتھ اس کی محبت دیکھ کر چودھری صاحب اندر ہی اندر کھولتے رہتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار ہم نے نازلی کو مار ڈالا۔ نازلی نے ہماری بہت منتیں کی، لیکن ہم نے اس پر ذرا بھی ترس نہ کھایا۔ اس بحث و تکرار اور ہاتھا پائی میں ایک شراب کی بوتل نازلی نے اٹھا لی تھی اور اسے توڑ کر اس نے اپنے پیٹ میں مار لی تھی۔ اس نے اپنی جان تو دے دی تھی، لیکن اپنی عزت کو بچا لیا تھا۔ ملازم حسین کی بات ختم ہوتے ہی چودھری صاحب نے ایک زوردار تھپڑ اس کے اور اکرام کے منہ پر دے مارا۔ ابے مردود کمینے، میں نے تو سوچا تھا کہ میرے بعد تو گاؤں والوں کا خیال رکھے گا اور ان کی عزتوں کا محافظ بنے گا، لیکن یہاں تو خود لٹیرا نکلا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ عامر بے قصور ہے؟ میں نے اس بیچارے کو ایسے ہی سزا دلوا دی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا چودھری صاحب۔ نازلی کی آواز پھر سے پورے بجمے میں گونج اٹھی۔ کیا ہوا اگر ہم اس دنیا میں نہیں مل پائے؟ خدا نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا اور ہمیں وہ جگہ عنایت کی جس کی سبھی کو طلب رہتی ہے۔ بے شک انصاف کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم دونوں کی روحیں نہ جانے کب سے بے چین تھی، لیکن آج ہمیں انصاف ضرور ملے گا۔ پھر اچانک ہی نہ جانے کیا ہوا کہ ہر طرف سے تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی اور ہر طرف سے دھول اور مٹی اڑ اڑ کر لوگوں کی آنکھوں میں آ رہی تھی۔ کسی کو بھی کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ وہاں موجود سبھی کے سبھی لوگ اپنی آنکھوں پر ہاتھ دے کر نیچے زمین پر بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک یوں ہی تیز آندھیاں چلتی رہیں، لیکن جب آندھی ختم ہوئی تو سامنے والا منظر سب کے لیے باعث عبرت تھا۔ نازلی اور عامر اپنا بدلہ لے کر جا چکے تھے، جبکہ اکرام اور ملازم حسین کی لاشیں نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا ہو۔ وہاں موجود کسی بھی شخص کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا، کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین چیز تھی، لیکن حقیقت میں ایسا ہو چکا تھا۔ عامر اور نازلی بے قصور ہونے کے باوجود طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے جا چکے تھے، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا سبق چھوڑ گئے تھے جسے ہم کبھی بھلا نہیں پائے۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔